नमस्कार दोस्तों, श्री वेदांत एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम मध्य प्रदेश के यूनिट वाइज एमसीक्यू सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जो आपके लिए वर्ष 2023 की दिसंबर में प्रीलिम्स की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए महत्वपूर्ण कारगर साबित हो सकती है। तो इसमें मुख्य रूप से प्रयास ये किया जाएगा कि वेदांत एकेडमी के जो टेस्ट सीरीज हैं, जो यूनिट वाइज हैं या फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रही हैं, उनके जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को यूट्यूब के माध्यम से या आंसर के माध्यम से आपको उसका डिस्क्रिप्शन प्लस उसके करेक्ट आंसर बताने का प्रयास किया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन कहने का मतलब है कि अगर आप एक क्वेश्चन के 4 विकल्पों पर फोकस करोगे तो 4 विकल्पों के संबंध में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी, जिसके कारण से आपका नॉलेज एनहेंस होगा और उसके अतिरिक्त आपको डायमेंशन पता चलेंगे, आपके क्वेश्चन की डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी, आंसर की डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी, जो कि पीएससी के लिहाज से एक महत्वपूर्ण चीज हो सकती है आपके लिए कि अगर आप डाइवर्सिफाइड करके चीजों को पढ़ रहे हो तो वो एक अच्छी बात हो सकती है। तो आज की इस क्लास में हम यूनिट फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड माने जाते हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रीवियस ईयर में आपके लिए पूछे गए हों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में, और पहला क्वेश्चन है आज का आपका, निम्नलिखित विकल्पों में असत्य कथन बताना है आपको। असत्य कहने का मतलब यह होता है कि वो सही नहीं है। दुर्गाबाई व्याम, अब इसमें आपको मैच करना है, और मैच करने का मतलब ये होता है कि वो और उनके क्षेत्र को आपको देखना है। एक तरफ आपको व्यक्तित्व के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका कार्य क्षेत्र आपको बताया गया है। दुर्गाबाई व्याम, जिनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये गुड़िया शिल्प से संबंधित मानी जाती हैं, और गुड़िया शिल्प कहने का मतलब ये होता है कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट मैच है। तीजन बाई, जो पंडवानी गायक मानी जाती हैं, छत्तीसगढ़ से संबंध है इनका, आपने अक्सर इनका नाम सुना होगा, ये भी आपका सही मैच कर रहा है। मुहुरी बाई, फिर से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, और इनका संबंध जो है ना वो डिगना चित्रकला के साथ माना जाता है। चौथा ऑप्शन जो है वो है जोधिया बाई, और जोधिया बाई का संबंध जो है ना वो पिथौरा चित्रकला से नहीं है। जोधिया बाई का जो संबंध माना जाता है वो बैगा पेंटिंग से माना जाता है। इनको हाल फिलहाल में वर्ष 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसलिए ये ऑप्शन आपके लिए या ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है प्रीलिम्स के लिए। तो जोधिया बाई का संबंध जो है ना वो बैगा पेंटिंग से माना जाता है, ना कि पिथौरा चित्रकला। पिथौरा चित्रकला जो है ना वो भील जनजाति की चित्रकला है, इसलिए आपका जो सही मैच नहीं कर रहा है ना वो डी, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला हो जाएगा, जोधिया बाई। दूसरा प्रश्न है आपका, ओरछा राज्य की स्थापना निम्न में से किस शासक ने की थी? ओरछा राज्य जो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है, राजा रुद्र प्रताप सिंह, राजा भारती चंद्र, राजा नरेंद्र प्रताप सिंह और राजा राजा मानवेंद्र प्रताप सिंह। अगर आप इन चारों क्वेश्चनों पर देखेंगे तो बुंदेला शासक थे जिनका नाम था राजा रुद्र प्रताप सिंह। इनके द्वारा 16वीं सदी के आसपास ओरछा राज्य की स्थापना की थी। इनका जो शासनकाल है वो 1501 से लेकर 1531 तक माना जाता है। तो अगर इस प्रश्न में देखेंगे, सेकंड विकल्प में देखेंगे ओरछा राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आंसर आपका हो जाएगा राजा रुद्र प्रताप सिंह। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, मंदसौर की संधि कब हुई? अब मंदसौर की संधि तब होगी जब कोई युद्ध हो रहा होगा, तो आपको संधि पढ़ने के पहले एक युद्ध समझना पड़ेगा। उस युद्ध का नाम है महिदपुर का युद्ध। महिदपुर का जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेज शासक और होलकर शासकों के मध्य हुआ था। तो जो अंग्रेज थे इनके मध्य में, और होलकर शासक में अगर आप देखेंगे तो यशवंत राव होलकर द्वितीय जो इंदौर के शासक थे, इनके मध्य युद्ध हुआ था। ये वो समय चल रहा है जब मराठाओं का पूरी तरीके से पतन हो जाता है तृतीय अंग मराठा युद्ध के पश्चात। तो वर्ष 1817 से ये युद्ध प्रारंभ हुआ और 1818 में जाकर खत्म हो जाता है, और लगभग 6 जनवरी 1818 के
अंग्रेजों और यशवंतराव होलकर द्वितीय के मध्य एक संधि होती है जिसको कहा जाता है मंदसौर की संधि। और उस मंदसौर की संधि में यशवंतराव होलकर की जो शक्तियां हैं या फिर उनका जो क्षेत्राधिकार है या उनके जो क्षेत्र हैं वो सिमट जाते हैं। अंग्रेज पूरे तरीके से अपना आधिपत्य होलकर साम्राज्य के ऊपर से कर लेते हैं। तो आंसर आपका सही हो जाएगा बी 1818। अगर मैं सही हूं तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 6 जनवरी 1818। आप चाहो तो एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। तो मंदसौर की संधि कब हुई थी? 1818 में। किस युद्ध के पश्चात हुई थी? तो महिदपुर का युद्ध। और किन के मध्य महिदपुर का युद्ध लड़ा गया था? तो अंग्रेज और यशवंतराव होलकर, इन दो के मध्य में ये युद्ध लड़ा गया था। चौथा क्वेश्चन है आपका, पंजाब मेल हत्याकांड मध्य प्रदेश में कब हुआ था? तो आपको एग्जैक्ट डेट बतानी है। अब पंजाब मेल हत्याकांड का जो संबंध है ना वो एक ट्रेन से माना जाता है। तो एक ट्रेन है, उस ट्रेन का नाम है पंजाब मेल। और इस जो पंजाब मेल है वो दिल्ली से मुंबई चलती थी। लेकिन इसका जो रूट था, बीच में जो रूट पड़ता था बाया खंडवा, खंडवा से होते हुए जाती थी। तो ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के 2-3 क्रांतिकारी थे जिनमें से एक जो थे वो राव यशवंत सिंह थे। एक दिनकर तिवारी थे। इन व्यक्तियों ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर जब ये ट्रेन रुकी हुई थी तो खंडवा रेलवे स्टेशन पर उस पर जो अंग्रेज अधिकारी बैठे हुए थे उन अंग्रेज अधिकारियों की इन्होंने हत्या कर दी थी। 2 अंग्रेज अधिकारी थे जिनकी हत्या इस रेलवे स्टेशन पर की गई थी। तो पंजाब मेल ट्रेन है और पंजाब मेल ट्रेन जब खंडवा रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी तो उसमें इन क्रांतिकारियों ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। ये जो पूरा घटनाक्रम चला था वो चला था 24 जुलाई 1931 को। और इसी घटनाक्रम को कहा जाता है पंजाब मेल हत्याकांड। बाद में इन क्रांतिकारियों को पकड़कर उनमें से कुछ व्यक्तियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी जबकि कुछ व्यक्तियों को काला पानी की सजा दे दी गई थी। तो पंजाब मेल में ये घटना हुई थी जिसके कारण से इसका नाम हुआ पंजाब मेल हत्याकांड। और यह हत्याकांड हुआ था 24 जुलाई 1931 को। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है आपका, कुदसिया बेगम ने कौन सी मस्जिद का निर्माण करवाया था? अब मध्य प्रदेश में जो भोपाल रियासत है उस भोपाल रियासत के कार्यकाल में नवाबों का शासन प्लस बेगमों का शासन दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो जो नवाबों का शासन है उसको आपको अलग करके पढ़ना होता है, जो बेगमों का शासन होता है उसको आपको अलग करके पढ़ना होता है। बेगमों के शासन के बाद जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हो गया तो आंग्ल मराठा युद्ध होने के पश्चात नवाबों का जब पतन हुआ तो नवाबों के पतन होने के पश्चात अंग्रेजों ने सबसे पहले एक महिला को भोपाल की शासिका बनाया। तो भोपाल की जो पहली बेगम थी उनका नाम था कुदसिया बेगम। कुदसिया बेगम भोपाल की पहली शासिका थी। इनका जो कार्यकाल है वो लगभग 1819 से शुरू होता है और 1837 तक चलता है। कुदसिया बेगम को गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है और इन्हीं के नाम पर एक महल बना हुआ है भोपाल में जिसका नाम है गौहर महल। इसको जीनत महल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त जो धार्मिक क्षेत्र में इनके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया गया था वो था भोपाल में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण करवाना। हालांकि जामा मस्जिद का निर्माण पूरा नहीं हो पाया था इनके कार्यकाल में, लेकिन इसका जो अधिकांश कार्य करवाया गया था, निर्माण कार्य करवाया गया था, वो कुदसिया बेगम के द्वारा ही करवाया गया था। तो भोपाल की पहली बेगम शासिका थी जिनका नाम था कुदसिया बेगम। इनका दूसरा नाम था गौहर बेगम। इनका कार्यकाल 1819 से लेकर 1837 तक था। और इसी कार्यकाल के दौरान इनका जो महल था उस महल का नाम भी आप याद रख सकते हैं, गौहर महल, जिसको जीनत महल के नाम से भी जाना जाता है। और इनके द्वारा धार्मिक क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण काम किया गया था जामा मस्जिद का निर्माण करवाना। तो आंसर है आपका डी, जामा मस्जिद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में दृश्यम लोक कला उत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? दृश्यम लोक कला का जो संबंध है या फिर इस उत्सव का जो संबंध है दृश्यम लोक कला उत्सव, इसका संबंध माना जाता है संगीत से।
और आयोजित करवाता है मध्य प्रदेश कला परिषद। कब से आयोजित करवा रहा है, तो इसका आंसर है वर्ष 2017 से। इसका मतलब ये है कि वर्तमान समय में ये जो आयोजन हुआ है वो 6वां संस्करण है इसका। और ये जो आयोजन हुआ है वो वर्ष 2022 में 8 से लेकर 11 जनवरी 2023 को हुआ है। कहाँ कहाँ हुआ है? एक तो हुआ है आपका भोपाल में और दूसरा हुआ है आपका इंदौर में। तो 8, 9 और 10 तीन डेट को आयोजन किया गया था भोपाल में। उसके बाद 10 और 11 दो डेट को आयोजन किया गया था आपका इंदौर में। तो दोनों जगहों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगीत का आयोजन होता है या संगीत की धुनों का जो आयोजन होता है वो मुख्य रूप से इस दृश्यम लोक कला उत्सव 2023 में या फिर जो भी वार्षिक सम्मेलन होता है उसमें होता है। मुख्य रूप से 4 दिवसीय सम्मेलन माना जाता है। इसको भी आप याद रखना। 4 दिवसीय सम्मेलन है, 8, 9, 10 और 11। ये 4 दिवस का सम्मेलन अभी वर्तमान समय में 2023 में हुआ है। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका डी, भोपाल और इंदौर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमृता शेरगिल फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है? तो अमृता शेरगिल का जो संबंध है वो मुख्य रूप से चित्रकला से माना जाता है। ये एक महान चित्रकार हुई हैं, हालांकि ये भारत की नागरिक नहीं थी, हंगरी की ये नागरिक मानी जाती थी और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो पाकिस्तान में हुई थी। उसके बावजूद इनकी जो अधिकांश रुचि थी वो भारतीय क्षेत्र में थी या भारतीय संस्कृति में थी। तो इनके जो अधिकांश चित्र हैं उनका संबंध भी भारतीय संस्कृति के साथ माना जाता है। इसलिए अमृता शेरगिल फेलोशिप जो मुख्य रूप से प्रदान की जाती है वो फाइन आर्ट्स के संबंध में दी जाती है। ललित कला जैसे कि चित्रकला वगैरह है, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से ये फेलोशिप प्रदान की जाती है। तो 7th का आंसर हो जाएगा आपका ए, ललित कला। भीमबेटका पाषाण पुरातात्विक स्थल किस काल से संबंध माना जाता है? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जो भीमबेटका का संबंध है वो पाषाण काल में भी अगर आप देखेंगे तो पुरा पाषाण काल से संबंध माना जाता है। तो पाषाण काल के 3 स्टेज होते हैं। एक होता है आपका पुरा पाषाण काल, दूसरा होता है आपका मध्य पाषाण काल और तीसरा होता है आपका नव पाषाण काल। जिसमें से सबसे प्राचीनतम जो माना जाता है वो पुरापाषाण काल को माना जाता है। और पुरापाषाण काल का जो समय देखेंगे तो वो 5 लाख ईसा वर्ष से लेकर 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर लगभग 10,000 ईसा वर्ष पूर्व तक माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी होगा, पुरापाषाण काल। भीमबेटका मुख्य रूप से यूनेस्को की धरोहर में शामिल है। 2003 में इसको यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया था। 1957-58 में इसकी खोज एक पुरातत्व शास्त्री ने की थी जिसका नाम था वी.एस. बाकनकर। और यहाँ पर पुरापाषाण काल के आपको भित्ति चित्र देखने को मिलेंगे। दीवारों पर यहाँ पर रंगीन चित्रकारी की गई है। ठीक है। तो भीमबेटका 2003 में यूनेस्को की धरोहर में शामिल, 1957-58 में वी.एस. बाकन के द्वारा इसको खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां रखी हैं? सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में एक अगली यूनेस्को की धरोहर है। सांची के स्तूप को यूनेस्को में शामिल किया गया था वर्ष 1989 में। सांची का स्तूप जिसका निर्माण मुख्य रूप से मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व के में करवाया गया था। इसका जो संबंध माना जाता है वो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से माना जाता है। सांची का जो स्तूप है उसमें जातक कथाओं का वर्णन किया गया है, खासकर भगवान बुद्ध से संबंधित है। अगर सांची के स्तूप का सबसे ऊपरी भाग देखेंगे तो वो सबसे पवित्र भाग माना जाता है, जिसको आप हर्मिका के नाम से भी जानते हैं। इसके ऊपर छत्रक लगा रहता है। तो इसमें अस्थियां रखी हुई हैं जो कि पूरे स्तूप में सबसे पवित्र स्थान होता है। इसमें गौतम बुद्ध के 2 सबसे प्रिय शिष्य थे, जिनमें से एक का नाम था सारीपुत्र और दूसरे का नाम था मोदगलायन। इन 2 लोगों की हड्डियों के अवशेष यहाँ पर रखे हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, सारीपुत्र एवं मोदगलायन।
तो सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां रखी गई हैं? आंसर है सारीपुत्र एवं मुदगलाएं। 10वां क्वेश्चन है आपका, चंदेरी के किले का निर्माण किस शासक ने कराया था? अब चंदेरी का किला जो है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश के अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में शामिल है। और चंदेरी का किला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रतिहार वंश के शासकों का शासन था और ये वही शासक है जिसके कारण से यहाँ पर शेरशाह सूरी जैसे या फिर बाबर जैसे मुगल सम्राटों ने आक्रमण भी किया था। प्रतिहार शासकों में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे उनका नाम था कीर्तिपाल। 11वीं सदी के आसपास बेतवा नदी के किनारे प्रतिहार शासक कीर्तिपाल ने चंदेरी के किले का निर्माण करवाया था और चंदेरी का किला फेमस माना जाता है खूनी दरवाजे के लिए। तो यहाँ पर है खूनी दरवाजा जिसके कारण से वो फेमस माना जाता है। तो अगर पूछा जाए कि चंदेरी के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था तो आंसर होगा आपका बी, कीर्तिपाल। एक आपके लिए सोचना यह है कि अगर आप एमपी का स्पेशल कोर्स खरीदना चाहें, अगर आप 2023 17 दिसंबर 2023 को प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हैं तो एमपी का स्पेशल कोर्स श्री वेदांत एकेडमी की ऑफिशियल इस तरीके से प्ले स्टोर में आपको नाम डालना है श्री वेदांत एकेडमी और प्ले स्टोर में इस तरीके से आपको ऐप डाउनलोड करना है। उस ऐप में आपको एमपी का स्पेशल टारगेटेड पूरा कोर्स 2023 दिसंबर 2023 के हिसाब से मिल जाएगा। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो वो परचेज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 1500 रुपये की फीस में अगर आप ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हैं तो वो भी वेदांत एकेडमी में आपको प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड करके मिल जाएगा। ठीक है, कल की क्लास में हम फिर से फर्स्ट यूनिट के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।